हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है मेटा की। तो मेटा $900 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा है क्रेड के अंदर, $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये खबर पहले भी निकल के आ गई थी, बट इसके बाद में बम फटता है जहां पर पता लगता है कुणाल शाह अब मेटा की ग्लोबल लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। मतलब अब वो सीईओ बनने वाले हैं व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप ग्लोबल बिजनेस की यहाँ पे बात करी जा रही है। पूरा व्हाट्सएप का बिजनेस ये देखेंगे, ऑपरेशंस, प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी, मोनेटाइजेशन, पेमेंट्स, बिजनेस मैसेजिंग, सब कुछ ये देखने वाले हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है ये। नॉर्मली एक फाउंडर जो एग्जिस्टिंग एक कंपनी चला रहा है वो छोड़ के एक दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाता, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुणाल शाह के लिए बहुत बढ़िया चीज है। पहले इन्होंने फ्री चार्ज को एग्जिट किया ही था, अब क्रेड भी इसी डायरेक्शन में शायद दिखाई दे सकता है कि व्हाट्सएप गोइंग फॉरवर्ड क्रेड को एक्वायर कर ले। देखो मैं कहानी बताता हूँ है क्या। इंडिया के अंदर व्हाट्सएप को पेनिट्रेट करना है, क्योंकि व्हाट्सएप का पेमेंट इंडिया में मार्केट नहीं बन पा रहा। व्हाट्सएप अपने अंदर डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन ले आया है। अच्छा खासा पेनिट्रेशन होने के बाद भी लोग सेकेंडरी एप्स पे जा रहे हैं। तो वो वाली प्रॉब्लम व्हाट्सएप क्रैक करना चाहता है। देखा जाए तो फोन पे एक अलग ऐप डालनी पड़ रही है लोगों को, ये जो मार्केट कैप्चर करके बैठे। गूगल पे अलग ऐप डालनी पड़ रही है, बट आपके व्हाट्सएप के अंदर ही आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। वो लोग कर ही नहीं रहे हैं, तो अपने आप में कितना बड़ा अडॉप्शन फेलियर है। तो इसी चक्कर में मेरे हिसाब से इनको रखा गया है ताकि इंडिया में खतरनाक तरीके से अडॉप्शन लेके आए जाए। बाकी लेट्स सी व्हाट्सएप के अंदर अब हमको आने वाले टाइम में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। बाकी बायजूस की बात करके चले तो आज इनका केस का सेटलमेंट हो सकता है। अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो आज इनकी हियरिंग है एनसीएलटी के अंदर। तो कहा जा रहा है उससे पहले ही इनकी जो ग्लास ट्रस्ट है, जो मणिपाल एजुकेशन मेडिकल ग्रुप है, उन सबसे बातचीत चल रही है कि कैसे ओनरशिप्स को डिसाइड किया जाएगा। सबसे बड़ा कलेश है आकाश एजुकेशन सर्विस का कि किसको कितना दिया जाएगा। बायजूस वालों ने तो भाई दिवालिया घोषित कर लिया है, तो यहाँ पर सेटलमेंट करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हो जाए, ये सारा के सारे कलेश हटे ताकि वो खुद से वापसी से रिवाइव करने की कोशिश करे। बाकी ओपर एआई की बात करके चले तो Q1 के इनके रिजल्ट आए हैं। $3.7 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है इन्होंने Q1 के अंदर। यहाँ पर $5.7 बिलियन का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। आप समझो $5.7 बिलियन का रेवेन्यू रिपोर्ट करने के लिए $3.7 बिलियन का लॉस क्वार्टर लेवल के ऊपर। तो लॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी कंपनियां लॉस करती है, बट $3.7 बिलियन का क्वार्टर लॉस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बाकी अगर ऑपरेटिंग लॉस की बात करके चले तो कंपनी $9.3 बिलियन का क्वार्टर के ऊपर लॉस किया है। नेट लॉस $21.3 बिलियन का है, जहां पर $12.4 बिलियन जो अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होती है वहां पर है। बट फिर भी यार बहुत मोटा लॉस कर रही है कंपनी के ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव हुआ है 33% से 39% पहुंच गए हैं, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है, बट हालत उतनी अच्छी नहीं है। और इसी को तो टेक बबल कहा जा रहा है। अगर हम श्रीधर वेम्बू जी की बात करके चले तो उनका कहना है कि एआई डेटा सेंटर का भी बबल बन रहा है। जितनी डिमांड एक्सपेक्ट करी जा रही है एआई की आने वाले टाइम में, हाई ये होगा वो होगा, इसके चक्कर में डेटा सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, उतनी क्या पता डिमांड ही ना हो। देखो मुझे भी ऐसे एक थ्योरी लगती है जो मैंने कई बार सुनी है। जैसे चाइना वाले मॉडल्स आ रहे हैं ना, बहुत लाइटर मॉडल आ रहे हैं, कम पावर के ऊपर बहुत एफिशिएंट तरीके से चलते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि अब हम एफिशिएंसी वाली एरा की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि अब मेरे हिसाब से पिछले 2 इटरेशन से मॉडल्स अच्छे ही आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब अब उसमें बस एक्सपर्टीज डाल रहे हो कैटेगरी वाइज। तो मुझे लगता था कि अब एफिशिएंसी की तरफ जाएगी कि कॉस्ट नीचे आ रही है, बट जैसे ही कोई नया फ्रंटियर मॉडल आता है उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है, फिर कोई नया आता है उसकी कॉस्ट और बढ़ जाती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर हम एआई मॉडल जो फ्रंटियर है, ओपन एआई वगैरह, इनकी कॉस्ट कम होती हुई दिखाई देगी। जैसे अभी रिपोर्ट्स भी यही कह रही थी कि ओपन एआई का जो लेटेस्ट मॉडल आ सकता है आजकल में ही कहा जा रहा है, तो भाई वो बहुत सस्ता होने वाला है। अब कितना सस्ता होगा ये पता नहीं है, बट सस्ता होने वाला है। तो क्या डेटा सेंटर एज अ बबल बन रहे हैं, पता नहीं, टाइम ही बताएगा। बाकी अगर बबल बनेगा तो अपने को डेटा सेंटर सस्ते में मिल जाएंगे, हम भी अपने क्लाउड पे बहुत सारी चीजें रन कर पाएंगे कम रेट के अंदर। अपने को फायदा होने वाला है। जिन्होंने एआई कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा उनको मोटा लॉस होगा। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी जियो की बात करके चले तो उन्होंने $3 बिलियन का अपना डेट रीपे करना है आईपीओ फंड से। तो अभी इनका आईपीओ आ रहा है, सारा का सारा पैसा फ्रेश इक्विटी में जाने वाला है, मतलब कंपनी के पास में आएगा। तो वो जो पैसा है वो बाकी कंपनी जो इनकी इंटरनल कंपनीज है उनके डेट को पे करने के लिए होगा। मतलब इन्होंने अपनी सब्सिडरी से पैसा लिया होगा, उसको चुकाया जाएगा। अब कितना चुकाया जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं है। बाकी बीएसएनएल की बात करके चले तो उनके एक्टिव यूजर्स का रेशियो घटता हुआ दिखाई दिया मार्च 26 के अंदर। अब मैं आपको ये गेम बताता हूँ कि कैसे ये माना जा रहा है।
इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर बोला कि इनका आरपू 101 रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल 71 के ऊपर था, मतलब 42% का राइज आया है। तो अगर इतना ज्यादा आरपू बढ़ा है तो कंपनी का रेवेन्यू भी उस लेवल पे बढ़ना चाहिए था। मतलब अगर आप एवरेज एक बंदे से जितने रुपए कमा रहे हो वो इतना 42% बढ़ गया तो रेवेन्यू में अच्छा खासा जम तो आना ही चाहिए था ना। कंपनी के रेवेन्यू में 1.7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पर अगर वायरलेस रेवेन्यू की बात करके चले तो 1% ही बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। टेलीकॉम वाले यूजर्स जो है वो 91 लाख के ऊपर थे, 92.9 लाख के ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ना यूजर बेस बढ़ा, ओवरऑल देखा जाए ना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा। तो उसका मतलब क्या था, कंपनी के एक्टिव यूजर्स कम होते हुए दिखाई दिए। मतलब लोगों ने ले लिया टशन टशन के अंदर, भाई बीएसएनएल है, देश को भला करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद उनका बस वो पड़ा हुआ है, भाई मैं नहीं यूज कर रहा। अगर कंपेयर किया जाए तो एयरटेल का आरपू 257 रुपीज के ऊपर है, रिलायंस जियो का 214 रुपीज के ऊपर है। बाकी 91 ट्रक्स की बात करके चले तो उन्होंने 70% अपनी वर्कफोर्स को निकाल दिया है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, इन्होंने रिसेंटली ही अपने बहुत सारे स्टोर्स को बंद किया है साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश के अंदर। अब आपको लग रहा होगा कंपनी के अंदर क्रंच चल रहा होगा इसलिए ऐसे हो रहा होगा। कंपनी ने कुछ ही टाइम पहले मोटर फ्लोर्स, ट्रक फ्लोर्स को खरीदा ताकि हम अपने कमर्शियल व्हीकल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाए। रिपोर्ट्स कह रही थी कि ये $10 मिलियन की फ्रेश फंडिंग रेज कर सकते हैं, बट वो अभी क्लोज नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो कंपनी के पास में शायद उतना फाइनेंशियल नहीं है। कंपनी ने पहले ही दो चीजों को एक्वायर कर लिया, पहले ही हाल बुरा था और हाल बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी चक्कर में ये फायरिंग चल रही है, हिस्ट्री रिपीट कर रही है भाई। बहुत सारी कंपनीज ने जब एक्वायर किया है तो चीजें उल्टी ही आती हुई दिखाई दी है। हमने बहुत सारी केस स्टडीज बनाई है इसके अंदर, जो ये कांस्टेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। एक्विजिशन सुनने में अच्छा लगता है, जो अपनी कंपनी को बेचता है उसको तो बेनिफिट होता है, और जो खरीदता है ना, अगर उसको ढंग से इंटीग्रेट नहीं कर पाता तो चीजें उल्टी होती हुई दिखाई देती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है बायजूस, धगाधक लाइन से उन्होंने एक्विजिशंस करी थी, चीजें उल्टी पड़ती हुई दिखाई दी। एक D2C ब्रांड भी है, उनके साथ भी ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया था। मैंने केस स्टडी बनाई है, कौन सा है कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी जिप इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो 40 से 50 मिलियन डॉलर रेज कर सकते हैं। जल्दी इनका आईपीओ आने वाला है, कहा जा रहा है 1.5 साल से 2 साल के बीच में इनका आईपीओ आएगा। तो उस आईपीओ से पहले ये पैसा रेज करेंगे और ये पैसे से इनकी थोड़ी वैल्यूएशन सेटअप होती हुई दिखाई देगी। बाकी इनके अब कॉम्पिटिटर्स आने शुरू हो गए हैं मार्केट के अंदर। इनका कहना है इन्होंने 200 मिलियन डिलीवरीज कंप्लीट कर ली है, जो अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इसके अलावा एक और नई रिपोर्ट निकल के आई है कि इंडिया का जो शुगर प्रोडक्शन है वो 18% घटता हुआ दिखाई दिया है अल नीनो की वजह से। अभी अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। अभी अल नीनो चल रहा है, जिसके चक्कर में गन्ने की फसल कम होती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से शुगर प्रोडक्शन कम होती हुई दिखाई देगी। ऊपर से हमने इथेनॉल ब्लेंडिंग कर ली है, तो जो गन्ने का जूस होगा, जो शुगर के लिए यूज होना था, अब वो इथेनॉल ब्लेंडिंग में भी जाता हुआ दिखाई देगा, जिससे ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल शुगर कम हो जाएगी। देश में शुगर की खपत तो हो ही रही है ना, तो रिपोर्ट्स की मान के चले तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमको शुगर को इंपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब नेट इंपोर्टर बन जाएंगे 2027-28 तक। सोचा था एथेनॉल ब्लेंडिंग करके हम ऑयल के इंपोर्ट्स को कम कर देंगे, बट शुगर के इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। क्या चल रहा है भाई ये। बाकी पॉली मार्केट की बात करके चले तो वो क्रिएटर्स को फेक वीडियो बेट्स करने के लिए पैसे दे रही है। और ये ना, मैंने पॉली मार्केट नहीं, बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स को भी देखा है। ये ट्रेडिंग वाली वेबसाइट्स नहीं होती है, ऊपर जा रहा है देखो, नीचे जा रहा है, ये आ रहा है, बनी बनाई वीडियो होती है उनके पास, वही दिखा देते, देखो ऊपर गया नीचे गया, वो क्लीन दिख रहा है कि भाई वो रिकॉर्डेड वीडियो कहीं और से, और वही सेम वीडियो सबके सब दिखा रहे होते हैं। ये अपने आप में ना एक अच्छी चीज नहीं है। अगर कोई ट्रेड कर रहा हो, पैसे कमा रहा हो, अगर उसने क्रैक कर लिया है सिस्टम कि किस तरीके से होता है, तो आप लोगों को एक बार को बता दो। और मैं कह रहा हूँ फिर लोगों को बताना ही क्यों है, अपने घर बार बेचो भाई, तुमको पता है फॉर्मूला, वही लगाओ और दबा के पैसा कमाओ, 2 साल के अंदर मुकेश अंबानी बन जाओ। बाकी बाइटडांस की बात करके चले तो चाइना की पहली $1 ट्रिलियन की वो कंपनी बन सकते हैं। अभी रिसेंटली वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए लग रहा है कि भाई अब ये बढ़िया जाते हुए दिखाई देंगे। बाकी चाइना वाले अपनी स्टॉक मार्केट को ओपन कर रहे हैं फॉरेन कंपनीज के लिए डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए। मतलब अगर यूएस की कोई कंपनी है, इंडिया की कोई कंपनी है, फिर कहीं की भी कोई कंपनी है, वो चाइना के अंदर लिस्ट करना चाहती है, वहां से पैसा उठाना चाहती है, तो वो उठा सकती है। अब यहाँ पर स्क्रूटनियां होगी, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएगी, बट पॉसिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, आप ये कह सकते हो। तो इस टाइम पे चाइना वाले कमा रहे हैं, खर्चा नहीं कर रहे हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। इसके अलावा चाइना वालों ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगा दी 46 यूएस कंपनीज के ऊपर, और क्या लगाया गया है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नहीं होगा भाई, तुम्हारे से गवर्नमेंट का माल नहीं लेंगे।
जैसा यूएस वाले चाइना के साथ कर रहे हैं वैसे ही चाइना वाले यूएस के साथ कर रहे हैं। बाकी पेटीएम की बात करके चले तो फैब्स एंड टेक के ऊपर 3.4 करोड़ का उन्होंने जो अनपेड ड्यू का केस किया था वो जीतते हुए दिखाई दिया है। एलिगेशन ये था, ये जो कंपनी थी जिन्होंने लूडो एम्पायर, पत्ती एम्पायर, कॉल ब्रेक एम्पायर इस टाइप की कुछ एप्स बनाई थी, वो अपनी एड चलाती थी और उनका ये पैसा ड्यू था पेटीएम के अंदर। 60 डेज का क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, मल्टीपल रिमाइंडर्स दे दिए, फिर भी पेमेंट नहीं दी गई। कंपनी का ये कहना था कि पुअर क्वालिटी यूजर मिले हैं भाई, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा, जितनी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे परफॉर्मेंस की वैसा नहीं मिला। रेगुलेटरी चैलेंज भी आया है तो लेट्स सी क्या होता है। बाकी इंडिया की एड मार्केट की बात करके चले तो 2 लाख करोड़ रुपए 2026 के अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़िया है, ओवरऑल देखा जाए तो 8.8 से 9.7% का राइज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिजिटल एडवर्टाइजिंग 68% के आसपास है। टोटल एड स्पेंडिंग की बात करके चले तो मतलब सबके सब डिजिटल में ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। जो OOH होती है, आउट ऑफ होम, मतलब बैनर्स, होर्डिंग, यूनिपोल वगैरह, वहां पर भी ग्रोथ है 8.9% की, बट उस लेवल की ग्रोथ नहीं है जितने डिजिटल के अंदर है। इनफैक्ट क्विक कॉमर्स के अंदर भी अब एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा आरबीआई की बात करके चले तो उन्होंने बैंक्स को कहा है कि जो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड की मिस सेलिंग चल रही है उसको रोका जाए। और बहुत चलती है भाई, कसम से कह रहा हूँ मैं, मैंने बहुत जाम में केसेस देखे हैं जहां पर कुछ भी बेच दिया गया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को ना समझ में भी ढंग से नहीं आता। मुझे याद है मैंने अपने ना कुछ रिश्तेदारों को SIP के बारे में बताया था आज से कुछ साल पहले। तो मैंने उनको कहा था कि SIP जब डालो तो उसके बाद ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, बैठ के देखना नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अंदर तुमने लगाया है कि भाई बच्चा भी पैदा हुआ है उसके नाम का है तो चुपचाप पैसा डाला जाओ, जब बच्चा बड़ा होगा तब देखना, तब तक पैसे बढ़ चुके होंगे तुम्हारे। तो अभी पिछले 2 साल से मार्केट नीचे थी, मैंने 3 साल पहले बताया होगा, मार्केट नीचे आई, उन्होंने भाई बंद कर दिया, भाई लॉस हो रहा है, बेकार है। तो मेरे हिसाब से एक तो लोगों की एक्सपेक्टेशन गलत है, दूसरा लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स क्या कर सकते हैं, किस लेवल तक है। ऐसी ऐसी पॉलिसीज है मार्केट के अंदर जो हमारे पापा लोगों को बेची गई है कि आप 5 लाख रुपए दो आपको 7 लाख रुपए मिलेंगे 20 साल के बाद में, और आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। मतलब इतने वाहियात वाहियात प्लान बनाए गए हैं, मतलब ऐसे वाहियात वाहियात प्लान बनाए गए ना, देख के भी हंसी आती है कि ऐसा कैसे काटा गया इतने सारे लोगों का। बाकी मार्केट की बात करके चले तो कल मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है, ओवरऑल मार्केट अच्छी ही दिखाई दी है। FMCG था जो लाल दिखाई दिया है, बाकी मीडिया, IT, मेटल, फार्मा, ऑटो, एनर्जी सब के सब ऊपर जाते हुए दिखाई दिए। एक जगह लग रहा है भाई कन्फ्लिक्ट रुक गया है, एक जगह पे लग रहा है कन्फ्लिक्ट चल रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी ओवरऑल आप देख लो मार्केट कैसी रही है, कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, करो वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।